हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज मैं बात करूंगा बोन ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है और एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बोन ट्यूबरक्लोसिस आई शैल डिस्कस टुडे। तो बोन ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये 10 बात जरूर याद रखें। फर्स्ट, इसका इंसिडेंस क्या है। तो बोन ट्यूबरक्लोसिस जितना भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका 10%, नियरली 10% इन्वॉल्व करता है बोन ट्यूबरक्लोसिस। इसका सेकेंड, इसका साइट क्या क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन बोन इन्वॉल्व होता है, ये स्पाइनल बोन होता है जिसमें कि थोरेसिक वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है। उसमें भी मोस्ट कॉमनली डॉर्सोलंबर स्पाइन इन्वॉल्व होता है जो लोअर बैक पेन करके प्रेजेंट करता है। अदर बोन भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, नीव जॉइंट हो सकता है, लॉन्ग बोन इन्वॉल्व हो सकता है और शॉर्ट बोन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तीसरा बात है, इसका स्प्रेड कैसे होता है। तो जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी रूट से होता है, बोन टीबी का स्प्रेड रेस्पिरेटरी रूट से नहीं होता है, ये हेमेटोजीनस स्प्रेड होता है। अगर हमारे चेस्ट में जहाँ भी प्राइमरी फोकस बना हुआ है वहाँ से ब्लड के थ्रू स्प्रेड करके बोन तक ये पहुँचता है, जिसको कि हेमेटोजीनस स्प्रेड करते हैं। अब अगला है कि बोन के किस किस पार्ट को इफेक्ट करता है। तो बोन का बेसिकली 3 पार्ट होता है। आप वो इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो एक्सट्रीम पार्ट होता है उसको एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस के जस्ट नीचे मेटाफाइसिस होता है और बीच वाला पार्ट को डाइफाइसिस कहते हैं। तो एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन एक्टिव फोकस जो बनता है ट्यूबरक्लोसिस का वो एपिफाइसिस में बनता है और चिल्ड्रन में मेटाफाइसिस में बनता है। तो ये स्प्रेड कैसे करता है। तो स्प्रेड करने के लिए ये एक्टिव फोकस जहाँ एपिफाइसिस में बना है वहाँ से लॉन्ग बोन के थ्रू धीरे धीरे डिसेंड करके सब पेरियोस्टियल एरिया में आता है और वहाँ से फिर इन्फ्लामेशन, जो ग्रैनुलोमाटस इन्फ्लामेशन ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है और वो साइनस ट्रैक या फिस्टुला बनाकर बोन के कॉर्टिकल पार्ट को इरोड करता है और सराउंडिंग बोन और लिगामेंट को इन्वॉल्व करता है और वहाँ आकर कोल्ड एब्सेस बनाता है। कोल्ड एब्सेस में बेसिकली डिस्ट्रॉयड बोन होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बैसिलाई होता है, WBC होता है और ग्रैनुलोमाटस टिश्यू होता है और केजियस मटेरियल होता है। ये सारा मिक्स करके एक एब्सेस बनाता है जिसको कोल्ड एब्सेस बोलते हैं। कोल्ड एब्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें एब्सेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करता है। अगर ज्वाइंट का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा अगर हो कर देता है तो इसमें ज्वाइंट मोबिलिटी अधिक हो जाता है और डिसलोकेशन ऑफ द ज्वाइंट हो सकता है। 5th पॉइंट है कि इसका इन्फ्लामेशन कितने प्रकार का होता है। तो जो इन्फ्लामेशन होता है ट्यूबरकुलर बोन इन्फ्लामेशन 2 प्रकार का होता है, ऑसियस ग्रैनुलोमाटस टाइप एंड ऑसियस एक्जुडेटिव टाइप। जो ऑसियस ग्रैनुलोमाटस टाइप होता है उसका ऑनसेट इंसिडियस होता है, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव मोड में होता है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम इसमें कम होता है और बोनी एट्रोपी या बोनी पेन ज़्यादा होता है और आफ्टर ट्रीटमेंट इसका प्रोग्नोसिस बेहतर है, अच्छे से करेक्ट हो जाता है। जो एक्जुडेटिव टाइप है या केजियस टाइप जिसको बोलते हैं उसमें सडन ऑनसेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसे फीवर, मसल वेस्टिंग, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये सारा सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम अधिक आता है। साथ में मस्कुलर स्पाज्म होता है, बोनी डिस्ट्रक्शन होता है। बोनी डिस्ट्रक्शन के कारण जो इसका स्पाइनल कैनाल का जो स्पाइनल ट्रैक का जो कर्व होता है वो कर्व डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका भी प्रोग्नोसिस बेहतर है आफ्टर 80 ट्रीटमेंट। इसमें अगर बोनी डिस्ट्रक्शन है तो इसको सर्जिकल करेक्शन या डेब्राइडमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद इसका सिम्टम क्या है। सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम है बोनी पेन। जिस बोन को इन्वॉल्व करता है उस बोन का पेन होगा और उसके कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। उसका पेन मूवमेंट से और एक्टिविटी से बढ़ता है। मसल का स्पाज्म हो सकता है, वहाँ पे कोल्ड एब्सेस बन सकता है जिसके कारण एब्सेस का पॉइंट दिखेगा। साइनस या फिस्टुला बन सकता है और पैराप्लेजिया का फीचर्स आ सकता है, क्योंकि अगर स्पाइनल कैनाल का स्टेनोसिस हो गया या स्पाइनल कैनाल को इन्वॉल्व करेगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएगा जिसमें पैराप्लेजिया आने लगता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में
एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव MRI ऑफ द बोन होता है। अगर स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है तो स्पाइन का MRI करवाते हैं या इन्वॉल्व बोन का MRI कराते हैं। इसमें बोनी डिस्ट्रक्शन दिखता है, न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शन दिखता है, और स्पाइनल कैनाल का अगर स्टेनोसिस है ये दिखता है, डिस्क स्पेस अगर कम हो गया है, ये सारा फीचर इसमें देख सकते हैं। फिर अब है कि इसका फाइनल डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो इसमें जो इन्वॉल्व बोन है उस डिस्ट्रॉयड पार्ट का, वहाँ से FNAC करते हैं और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के लिए भेजते हैं, और साइटोलॉजी के रिपोर्ट के करस्पॉन्डिंग फाइनल डायग्नोसिस बनता है कि ये टीबी, बोन का टीबी है, और इसके करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में कैटेगरी 1 ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू WHO और रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम RNTCP कैट 1 ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। 4 ड्रग से इंटेंसिव फेज में रखते हैं और कंटिन्यूएशन फेज में 3 ड्रग रखते हैं। ये एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हो गया। साथ में शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, जो टैपरिंग डोज में देना है, इनिशियल मंथ में देते हैं। और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन या एब्सेस बना हुआ है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसमें कल्चर सेंसिटिविटी के बाद उसमें अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं। और अगर बोनी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के बाद इसमें सर्जिकल करेक्शन या डिब्राइडमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें लास्ट पॉइंट या 10th पॉइंट क्या है कि इसमें प्रॉपर डाइट क्या होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन रिच डाइट अधिक होना चाहिए। डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनरल्स एंड विटामिन अधिक हो। सप्लीमेंट्री कैल्शियम देना पड़ सकता है अलग से, कैल्शियम, विटामिन D3, मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन सारा ऐड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।